हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 24 ऑफ आवर रिएक्ट सीरीज। तो आज हम रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो अब तक जब भी हमें डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजना होता था तो हम क्या करते थे, हम प्रॉप्स के यूज करके उसे भेजते थे। लेकिन अब तुम सोचो, जब डेटा को बहुत सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स तक पास करना पड़ता है तो कोड कितना कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाता है ना मैनेज करने में। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते थे प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से हम डेटा को डायरेक्टली मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं बिना हर लेवल पर प्रॉप्स को पास किए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, इसकी नीड क्यों पड़ी, प्रोवाइडर और कंज्यूमर क्या होते हैं, और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को डिटेल में समझते हैं। तो तुम्हें पता है ना, हम डेटा को कैसे पास करते थे। हम डेटा को यहाँ से पास करते थे यहाँ तक। अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि हमारा डेटा रखा हुआ है app.jsx में, और हमें क्या करना है, हमें उसे यूजर प्रोफाइल तक पहुंचाना है। लेट से यूजर का नाम जो है वो हमें यूजर प्रोफाइल में पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम डेटा को डायरेक्टली app.jsx से यूजर प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि जो यूजर प्रोफाइल है वो चाइल्ड है साइड बार डॉट जेएसएक्स का, और जो साइड बार डॉट जेएसएक्स है वो है चाइल्ड नैव बार डॉट जेएसएक्स का। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऐप डॉट जेएसएक्स से डेटा पहले नैव बार में भेजना पड़ेगा, और फिर नैव बार से साइड बार में भेजना पड़ेगा, और फिर साइड बार से यूजर प्रोफाइल में भेजना पड़ेगा। मतलब ये देखो, तुम डेटा को डायरेक्टली इस तरीके से नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड नहीं है। तुम्हें पहले तो प्रॉप्स के थ्रू नैव बार में भेजना पड़ेगा, फिर उन्हीं प्रॉप्स को फॉरवर्ड करना पड़ेगा साइड बार में, और फिर उसी प्रॉप्स को वापस से फॉरवर्ड करना पड़ेगा यूजर प्रोफाइल में। तो मतलब सही तरीका क्या होगा, हम इससे इसमें डेटा को भेजेंगे, इससे इसमें भेजेंगे, और फिर इससे इसमें भेजेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली ये चीज नहीं कर सकते। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अब इसमें प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे ये देखो, ये जो नैव बार डॉट जेएसएक्स और साइड बार डॉट जेएसएक्स है, ये कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ डेटा को फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। मतलब उन्हें डेटा की कोई जरूरत थी क्या? नहीं थी। डेटा की जरूरत कहाँ थी? हमें यूजर प्रोफाइल में डेटा की जरूरत थी। लेकिन हमें फिर भी, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, हमें नैव बार में पहले डेटा को भेजना पड़ा, फिर उसे साइड बार में भेजना पड़ा, फिर यूजर प्रोफाइल में हमें उसे भेजना पड़ा। तो इससे हुआ क्या, इससे प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि अगर बीच में मतलब किसी ने मैसेज पास ही नहीं किया, मतलब डेटा पास ही नहीं किया या गलत पास कर दिया, तो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और अगर मुझे कोड में छोटा सा चेंज करना रहा, मतलब तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे हर फाइल में जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक जगह चेंज हुआ तो सारी जगह मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तो कितना मतलब हेडेक वाला काम हो गया, और कितना मतलब टीडियस टास्क हो गया ना। तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। अब अगर तुम्हें ये चीज अच्छे से नहीं समझी होगी तो एक सिंपल एनालॉजी के थ्रू मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखो, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे कॉलेज में कल हॉलीडे है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है ये प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल वो नोटिस देगा एचओडी को, एचओडी देगा क्लास टीचर को, क्लास टीचर देगा लेट से तुम्हारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो सीआर या मॉनिटर हो गया उसको, और फिर जो मॉनिटर रहेगा वो फाइनली स्टूडेंट्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ठीक है। और प्रॉप्स में भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता था ना। मतलब जो डेटा होता था वो ऐप डॉट जेएसएक्स के पास होता था, ऐप वाला नैव बार को भेज रहा था, नैव बार वाला साइड बार को भेज रहा था, और फिर साइड बार वाला फाइनली यूजर प्रोफाइल में वो डेटा भेज रहा था।
तो अब लेट से यहाँ क्या हुआ, प्रिंसिपल ने नोटिस भेजी एचओडी को, और एचओडी ने भेज दी क्लास टीचर को। लेकिन क्लास टीचर के पास बहुत सारे काम थे, तो वो मॉनिटर को बताना ही भूल गया। ठीक है, या समझो कि ऐसा हुआ कि क्लास टीचर ने मॉनिटर को बता तो दिया, लेकिन मॉनिटर ने स्टूडेंट्स तक वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो कन्वे ही नहीं की। तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई ना, स्टूडेंट्स तक तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाई। So instead of forwarding the information or a message to HOD, then to class teacher, then to monitor, अगर प्रिंसिपल ने क्या होता, उस नोटिस को अगर एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया होता, तो हर स्टूडेंट उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था। मतलब जिस स्टूडेंट को उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती थी, वो डायरेक्ट नोटिस बोर्ड चेक करता था, और अगर उसे वहां पे वो इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, तो उसका काम हो जाता था। मतलब बिना किसी परेशानी के कोई भी स्टूडेंट उसे एक्सेस कर सकता था। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लॉस होने की या मैनिपुलेट होने की या कोई भी और दिक्कत की कोई मतलब चांस ही नहीं होता था ना। मतलब जिस स्टूडेंट को चाहिए वो डायरेक्टली उसे यूज कर सकता था। तो अब ये जो हमारा नोटिस बोर्ड है ना, तुम इसको समझो कि ये एक डेटा है जो कि सेंट्रलाइज है। मतलब जिसको जब एक्सेस करना है तब वो डायरेक्टली बिना किसी मीडिएटर के उसे एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, बेसिकली प्रिंसिपल ने डेटा को सेंट्रलाइज्ड कर दिया, जिससे बिना किसी परेशानी के जो भी इंसान को वो डेटा चाहिए था वो उसे यूज कर पाया। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, वो तुम समझ लो कि प्रोवाइडर है इंफॉर्मेशन का या डेटा का। और हमारे जो नैवबार डॉट जेएसएक्स, साइड बार डॉट जेएसएक्स और यूजर प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स है, ये डेटा को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट को जब जिसे यूज करना है वो उसे यूज कर सकता है। मतलब हमने हमारे डेटा को सेंट्रलाइज्ड कर दिया, डेटा को एक जगह पे रखा है, तो जो जब चाहे तब वो एक्सेस कर सकता है। तो अब तुम सोच रहे हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम छोटे मोटे एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, जैसे टू डू लिस्ट हो गई या नोट्स एप्लीकेशन हो गया, तो उसमें तो ये जो प्रॉप्स वाली मेथड है वो ठीक तरीके से काम करती है। लेकिन जब हम बड़े एप्लीकेशंस बनाते हैं या मीडियम लेवल के एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, तो डेटा को सेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो वही हम करते हैं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वो एनोलॉजी समझ आ गई होगी, प्रिंसिपल और स्टूडेंट वाली। अगर नहीं भी समझ आई है तो ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम कोड के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो मैं आ गई हूँ मेरी वीएस कोड की स्क्रीन पे। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने मेरा फोल्डर क्रिएट कर लिया, और यहाँ मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, ये ऐप डॉट जेएसएक्स को खाली करना होता है, इंडेक्स डॉट सीएसएस को भी खाली करना होता है, और अपना कोड लिखना होता है। ठीक है, तो हम हमारा कोड करना शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि है कि मतलब देखो, अगर हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई को ढंग से समझना है ना, तो उसके लिए हमें सिर्फ तीन चीजें, मतलब सिर्फ तीन चीजें हमें मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा है प्रोवाइडर, और तीसरा है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोवाइडर मतलब जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा ना, तो हम हमें उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब डेटा को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर चुके होंगे ना, तो हमें उसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी कोड के थ्रू। ठीक है, अभी हमारा शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मेरी ये app.jsx की फाइल बन गई है।
और यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी ये मेरी बेसिक सी एस एस अप्लाई कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मेरा ऐप लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें सबसे पहले तो प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम बताऊंगी, और फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके मतलब तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम इजीली वही काम को कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू कर सकते थे, ठीक है। तो इससे तुम्हें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मतलब इम्पोर्टेंस भी समझेगा, और मेन जो नीड है वो तुम्हें उसकी रियलाइज भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एसआरसी में जाके एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। और कंपोनेंट्स में मैंने मेरा एक नैव बार कंपोनेंट बनाया, और एक कंपोनेंट मैंने बनाया नैव टू। अब लेट से तुम ऐसा अज्यूम करो कि ये जो नैव बार है ना, ये चाइल्ड है किसका, एप डॉट जेएसएक्स का। और जो ये नैव बार टू है, ये चाइल्ड है नैव नैव बार का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने नैव बार में किया आरएएफसी, ठीक है, और नैव बार टू में भी कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐप में नैव बार को इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऐप को हटाओ और यहाँ पे इंपोर्ट कर लो नैव बार को, ठीक है। अब जो नैव बार टू है वो चाइल्ड है नैव बार का, तो तुम इसे कहाँ इंपोर्ट करोगे, नैव बार में, ठीक है। तो यहाँ पे नैव बार में आओ, और ये जो नैव बार लिखा है ना, इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो नैव टू, ठीक है। ये इंपोर्ट भी हो गया। तो अभी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है नैव टू, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ये हमारी नैव बार को और नैव बार टू में कुछ सबसे पहले तो नैव बार टू में हम कुछ डेटा रखते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे 4 H4 बनाए, और सबसे पहले इसमें लिख दिया होम, 3 और H4 चाहिए ना मुझे, ठीक है। कॉन्टैक्ट, अबाउट, एंड लेट से सर्विसेज, ठीक है। और हमारे नैव बार में लिखा हुआ है, नैव बार टू तो इंपोर्ट किया ही है हमने, और हमारे नैव बार में लिखा है लेट से कुछ भी तुम हेडिंग दे सकते हो। मैंने एक H2 बनाया और उसमें लिख दिया हेलो, ठीक है। अब हमें इसका नैव बार बनाना है, तुम ये नैव बार को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लो। इसका तुम क्लास नेम दे दो नैव, और इसका भी एक क्लास नेम दे दो नैव टू, ठीक है। यहाँ इंडेक्स डॉट सी एस एस में आओ और डॉट नैव को स्टाइलिंग दो, डिस्प्ले कर दो इसका फ्लेक्स, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे दो, ये दे दो लाइट स्काई ब्लू, ठीक है। और इसके कंटेंट को जस्टिफाई कर दो तुम, स्पेस बिटवीन, और अलाइन कर दो आइटम्स को सेंटर में, ठीक है। थोड़ी सी पैडिंग दे दो, लेट से 14 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, ठीक है। और ये देखो, ये जो हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है ना, ये बैकग्राउंड कलर नैव टू में भी अप्लाई हो गया, क्यों, क्योंकि
हमारा जो nav2 है वो nav क्लास के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ nav2 के जो ये कंपोनेंट्स है इनको मतलब सही से अरेंज करना है, तो इसके nav2 को भी स्टाइलिंग दे दो, ठीक है। इसका डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, एंड इसमें इनके बीच में गैप दे दो लेट्स से 30 पिक्सल की, ठीक है। अब ये सही दिख रहा है, ओके। अब लेट से मैंने क्या किया, मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स में आई और मैंने यहाँ पे यूस्टेट का यूज करके एक वेरिएबल बनाया थीम नाम का, ठीक है। तो पहले यूस्टेट को इंपोर्ट कर लिया और लिखो यूस्टेट स्निपेट। तो तुम्हें यूस्टेट का स्निपेट मिल गया और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया थीम, ठीक है। और इसकी इसका टी कैपिटल कर दिया और इनिशियली थीम की वैल्यू दे दी लेट्स से लाइट, ठीक है। और मैं क्या करूंगी, मैं ये नैव बार में इस मतलब थीम लाइट ये डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्रॉप्स के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थीम नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें थीम की मतलब जो ये वाला थीम वेरिएबल है, ये वाला जो थीम वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है, लाइट। तो इसको हम यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। और नैव बार में प्रॉप्स के थ्रू उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिसीव हो गया। ये जो तुमने प्रॉप्स यहाँ पे रिसीव किए ना, इसको तुम nav2 के अंदर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक थीम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने क्या भेजा, जो प्रॉप्स डॉट थीम वाला जो हमारा वेरिएबल है ना, वो मैंने यहाँ पे भेज दिया थीम, ठीक है। और अब मुझे इसे nav2 में रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने रिसीव कर लिया और अब इसको nav2 में शो करने के लिए यहाँ पे मैंने एक और h4 बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे शो हुआ लाइट। तो अब तुमने देखा ना कि हमें बस ये लाइट मतलब जो थीम थी हमारी वो दिखाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। मतलब पहले तो हमने उसे उस वेरिएबल को क्रिएट किया हमारे मतलब पेरेंट ऐप डॉट जेएसएक्स में, फिर प्रॉप्स के थ्रू उसकी वैल्यू हमने नैवबार में रिसीव की। अब क्योंकि नैवबार 2 हमारे नैवबार का चाइल्ड था, तो हमें वापस से nav2 में वो वैल्यू भेजनी पड़ी प्रॉप्स के थ्रू। और फिर nav2 में फाइनली हमने उसे वापस से रिसीव किया और हमने मतलब props डॉट थीम करके उसे शो किया। मतलब हमें क्या करना था, ऐप डॉट जेएसएक्स से हमें थीम की वैल्यू भेजनी थी नैव टू में, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते थे। क्यों नहीं भेज सकते थे, क्योंकि नैव बार नैव टू का पेरेंट है, उसके थ्रू हमें उसे भेजनी पड़ेगी, ठीक है। उसे नैव बार मतलब पहले हमने ऐप डॉट जेएसएक्स में उसे क्रिएट किया, फिर नैव बार में प्रॉप्स के थ्रू उसे रिसीव किया, देन अगेन हमने उसे फॉरवर्ड किया नैव बार 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितनी मेहनत लगी, लेकिन इससे बेहतर तरीका क्या था, इससे बेहतर तरीका था कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई अब हम समझने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ ज्यादा नहीं। ये जो एसआरसी मेरा फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगी जिसका नाम रहेगा कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्स्ट फोल्डर है ना, यहाँ पे हम रखते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट को, मतलब कि आ, हम यहाँ पे वो रखते हैं जो हम चाहते हैं कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है। मतलब उसे ऐप डॉट जेएसएक्स भी यूज कर पाए, नैव बार भी यूज कर पाए, नैव बार 2 भी यूज कर पाए। और अगर मेरे पास और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, या कुछ भी हो गया मेरे पास, अगर मेरे पास और भी कंपोनेंट्स है तो वो सारे कंपोनेंट्स उसे यूज कर पाए, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगी जिसको मैं नाम दूंगी
थीम थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जीएसएक्स। ठीक है, तो हम ये जो कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं ना, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है डेटा को प्रोवाइड कराना, मतलब डेटा को जगह जगह पे फैलाना, जिससे मतलब कोई भी इसे इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ये हमने हमारा कॉन्टेक्स्ट बना लिया। ठीक है, तो अ, जैसे कि अगर मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो अ, अगर तुम इंस्टाग्राम बना रहे हो जैसे खुद का, ठीक है, तो सारा जो अलग अलग टाइप का डेटा होगा, जैसे आपके पास स्टोरीज का डेटा होगा, पोस्ट का डेटा होगा, यूजर का डेटा होगा, यूजर के पास जो मैसेजेस आते हैं उनका डेटा होगा, यूजर की प्रिफर्ड सेटिंग्स का डेटा होगा, अलग अलग टाइप का जो डेटा आपके पास होगा। तो वैसे ही सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट नाम का हम ये फोल्डर बनाते हैं, और एक मतलब फाइल यहाँ पे जैसे मैंने बनाई है थीम कॉन्टेक्स्ट। आप चाहो तो कितनी भी फाइल्स बना सकते हो। जैसे अगर इंस्टाग्राम वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो तुम यहाँ पे पोस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट जीएसएक्स बना सकते हो, देन यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट जीएसएक्स, मतलब जितने तुम्हें बनाने ना कॉन्टेक्स्ट, जो तुम चाहते हो कि हर जगह एक्सेसिबल हो, मतलब मैं उन्हें हर जगह प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, या नहीं भी चाहता, मतलब जहाँ पे मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ मैं वहां पे करवा पाऊँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट नाम का जो फोल्डर है वहां पे वो फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट बनाया है ना, इससे मैं क्या करूंगी, मैं इससे मतलब हमारे नैवबार टू नैवबार और ऐप तीनों को मैं ये जो यहाँ पे ये जो लाइट लिखा दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे ये थीम क्रिएट कर सकती हूँ, मतलब यूज स्टेट का यूज करके। तो मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में क्रिएट करने का काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम क्रिएट करो और उसे जो जिस फाइल में यूज करना है उसमें यूज करो। ठीक है, यहाँ से तुम उसे मतलब चेंज भी कर सकते हो, तुम सेट थीम भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम चाहो कि कोई और जो फाइल है वो उसे सेट कर पाए, मतलब उसे चेंज कर पाए, एक्सेस भी कर पाए, चेंज भी कर पाए, तो तुम वो भी करवा सकते हो। बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगी, और बाकी की जो फाइल्स रहेंगी ना वो उसे यूज करेंगी। ठीक है, तो जो मैंने तीन चीजें बनाई बताई थी ना तुम्हें, कि कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करो, देन प्रोवाइड करवाओ, देन उसके बाद यूज करो, तो वही है। ठीक है, तो हम यहाँ अब क्या करेंगे ये देखो। मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने यूज स्टेट का यूज करके ये जो थीम वगैरह बनाई थी ना ऐप डॉट जेएसएक्स में, इसको यहाँ से हटा दो, इसका हमें यहाँ पे कुछ काम नहीं। और यहाँ पे इसको ऐसे प्रॉप्स के थ्रू भेजने का भी काम नहीं है। ठीक है, ये नैव बार में जो ये मैंने प्रॉप्स के थ्रू भेजा था, इसको भी हटाओ, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, नैव बार 2 में भी प्रॉप्स के थ्रू भेजा था, उसको भी भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नैव बार 2 को इसे रिसीव करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा दो। तो अब मुझे यहाँ पे थीम नहीं दिख रही, मैं थीम कहाँ पे बनाऊंगी, मैं थीम बनाऊंगी मेरे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जीएसएक्स में। ठीक है, तो अब मैं थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स से सबको डेटा प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, देन कॉन्टेक्स्ट को जो हमने प्रोवाइड करवाया उसके बाद हमें यूज करना पड़ेगा डेटा को। ठीक है, तो ये तीन चीजें करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है ना, इसको रैप करवाना पड़ेगा हमारे ये थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स में। अब ऐसा क्यों? अब देखो, जब हमने राउटिंग पढ़ी थी तो हमें राउटिंग करवानी थी, मतलब हम ब्राउजर राउटर का यूज कर रहे थे, तो हमने ऐप को ब्राउजर राउटर में रैप किया था। क्यों? क्योंकि हम राउटिंग को हर जगह यूज करना चाहते थे। ठीक है, तो तुम ऐसा समझो कि ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है ना, ये तुम इस कॉन्टेक्स्ट का थीम कॉन्टेक्स्ट का उसको तुम चिल्ड्रन बना रहे हो। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, अब जैसे
अगर तुम्हें पानी पीना है, ठीक है, तो तुमने मुझसे पानी मांगा, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बॉटल पास की पानी की, ठीक है, तो ये एक वे हो गया, ठीक है, कि मैं तुम्हें बॉटल पास करूं, तुम बॉटल खोलो और पानी पी लो, ठीक है। या एक वे ये भी हो सकता है कि मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें अ, मतलब जो पानी का सोर्स है, जैसे कि तुम नदी समझ लो, उसमें मैंने तुम्हें फेंक दिया, ठीक है, और मतलब मैंने क्या किया, तुम्हें नदी में फेंक दिया, तो अब तुम्हारे आजू बाजू हर जगह पानी है, ठीक है, तो जब भी तुम्हें पानी पीना है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम तुम्हारा मुंह खोलोगे और पानी पी लोगे, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें पानी से रैप कर दिया, ठीक है। तो जब हम प्रॉप्स का यूज करके डेटा को पास कर रहे थे ना, तो समझो कि मैं क्या कर रही थी, मैं तुम्हें बॉटल दे रही थी, मतलब बॉटल के थ्रू पानी तुम्हें पास कर रही थी, ठीक है। और जब मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर रही हूँ ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें पूरे पानी से ही रैप कर दे रही हूँ, और जब तुम्हें नीड है पानी की, तो तुम उसे पी ले रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रैप कहाँ करते थे, हम हमारे ये मेन डॉट जेएसएक्स में आते थे, और हमारे ऐप को हमें रैप करना है थीम कॉन्टेक्स्ट से। तो लेट से मैंने मेरे ये स्ट्रिक्ट मोड को हटाया, अगर तुम्हें रखना है तो तुम रख भी सकते हो, उसकी कोई मतलब परेशानी नहीं है। ठीक है, मेरा ऐप रैप हो गया थीम कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे अब यहाँ पे ऐप नहीं दिखाई दे रहा, मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे तो थीम कॉन्टेक्स्ट थोड़ी ना देखना था, मुझे तो मेरा ऐप देखना था, है ना, क्योंकि हमारा जो यूआई है वो तो हमारा ऐप के अंदर ही है ना, हमें थीम कॉन्टेक्स्ट थोड़ी ना देखना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट तुम्हें क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट में लिखा है थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं इसे हटा दूंगी, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मुझे दिखाना था ऐप, तो मैं ऐप कैसे दिखाऊंगी। अब ये जो मेरा ऐप है, ये थीम कॉन्टेक्स्ट का क्या हुआ, चिल्ड्रन, क्यों, क्योंकि वो पूरा रैप हो चुका है थीम कॉन्टेक्स्ट से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऐप को रिसीव करेंगे एज अ प्रॉप्स काय में थीम कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, तो तुम्हें तुम्हारा ऐप दिखने लगेगा, ठीक है। देन अब मैंने तुम्हें क्या 3 स्टेप्स बताई थी, पहला तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करो। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे तुम लिखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट को हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट को हमारी दूसरी स्टेप क्या होती थी, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे एक वेरिएबल में सेव करते हैं। लेट से मैंने वेरिएबल का नाम दिया कॉन्स्ट थीम, थीम कॉन्टेक्स्ट डेटा, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने अ, मतलब ये क्या करेगा, ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को खुद के अंदर सेव करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, मतलब ये जो हमारी थी स्टेप 1, ठीक है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या थी, कॉन्टेक्स्ट को, क्या थी दूसरी स्टेप, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो अब कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कैसे करवाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक डॉट प्रोवाइडर नाम की एक मेथड रहती है उसका, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे ये देखो, तो हमारा स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था डेटा को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो डेटा को प्रोवाइड कैसे करवाएंगे, सबसे पहले तो 1 मिनट इसको यहाँ से हटाओ, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा को प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये हमारा है थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है।
इसके अंदर हम हमारे props डॉट चिल्ड्रन को रखेंगे, ठीक है। अब प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए एक मेथड होती है हमारे पास, यहाँ पे लिखो डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, दोनों जगह लिख दिया। तो अब हमने इसको प्रोवाइड किया है। अब जैसे मुझे यहाँ पे और भी कोई डेटा को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, मतलब प्रोवाइड कहाँ करवा रही हूँ मैं मेरे ये props डॉट चिल्ड्रन क्या था, मेरा ऐप, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी डेटा को प्रोवाइड करवा सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बस वैल्यू, और जैसे मैंने वैल्यू में लिख दिया, अभी जैसे मैं एक ही वैल्यू भेज रही हूँ, कोई स्ट्रिंग जैसे कि है, ठीक है। तो ये मैंने प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं मतलब अब ऐसे प्रोवाइड कर दिया तो उसे यूज भी कर सकती हूँ, लेकिन यूज हम कब कर पाएंगे, जब हम मतलब हमारे पास उसका एक्सेस होगा, ठीक है ना। तो एक्सेस कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट डेटा था, ठीक है, ये क्या था, अब ये कंफ्यूज मत होना थीम कॉन्टेक्स्ट और थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट में। देखो, थीम कॉन्टेक्स्ट क्या है, थीम कॉन्टेक्स्ट ये फाइल का नाम है, ठीक है, और थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये डेटा को प्रोवाइड करेगा, मतलब जगह जगह जाके, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको मैं अगर एक्सपोर्ट करूंगी तो ही मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, तो तीसरा हमारा क्या होता था, उसको यूज करना। तो लेट से मैं नैनो बार में आई, तो मुझे क्या करना है, यूज करना है कॉन्टेक्स्ट को। हमने क्या किया, क्रिएट किया कॉन्टेक्स्ट को, देन हमने प्रोवाइड किया मतलब डेटा को, अब हमें यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। लेट से मैंने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट डेटा, जहां पे हमारी जो हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवाया था उसकी वैल्यू आएगी। और हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं थीम डेटा, थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट वाला कॉन्टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने लेट से यहाँ पे जो हमें डेटा मिला होगा, अगर मैं तुम्हें वो कंसोल पे प्रिंट भी करवा के देखूं तो, दिखाऊं तो, ये देखो, यहाँ पे एरर क्यों मिल रहा है, हमें हमारा डेटा क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि तुमने थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया है क्या, क्या इंपोर्ट करना है हमें, कॉन्टेक्स्ट से किसको इंपोर्ट करना है, थीम कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। और क्या इंपोर्ट करना है हमें, हमारा ये जो वेरिएबल था हमें यही इंपोर्ट करना है, ठीक है, थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम, या हमने दो टाइप के एक्सपोर्ट देखे थे ना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। तो अब रीलोड मैंने किया, सॉरी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये जो एक्सपोर्ट है इसको इस फंक्शन के ऊपर करना चाहिए। थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड एट नाउ bar, यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट डेटा है, इसका नाम मैंने थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट को लिखा है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे मेरा वो जो, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मेरा वो जो डेटा मैंने लाया है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने h2 बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा, और यहाँ पे देखो रिलोड किया,
तो यहाँ हमें अभी ये हमारा डेटा क्यों नहीं दिख रहा है? तो क्योंकि ये देखो, ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, तो इसको नेम्ड एक्सपोर्ट को हमेशा हम ब्रैकेट में एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए। ठीक है, अब आ गया हमारा डेटा भी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें ये डेटा थोड़ी ना शो करना था, हमें तो हमारी ये जो थीम थी, यहाँ पे हमें हमारी थीम लिखनी थी, लाइट डार्क जो भी है वो, और फिर उसे चेंज करना था ना। तो इस थीम कॉन्टेक्स्ट डेटा में तुम आओ, और तो ये देखो, यहाँ तो हम थीम वगैरह चेंज करने वाले थे ना, तो एक काम करो, ये जो ये तुमने वैल्यू दी थी ना, इसको भी हटाओ, और इसको हमें थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट था ये, ठीक है, तुमने अभी इसको एक्सपोर्ट करके रखा, ये जो navbar डॉट jsx था, इससे ये तुम कौन सा डेटा, इसको भी हटाओ, ये कंसोल, इसका भी हमें कुछ काम नहीं है, और इसको तुम कर दो कमेंट, और ये जो तुम्हारा पहला था यही रहेगा, ठीक है। और और तो ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये ये देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमने क्रिएट कर, ये हमने हमारा क्रिएट कर लिया था कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक तो तुम्हें समझा था ना। अब हमें हमारी थीम को चेंज करना था, तो तुम थीम कहाँ बनाओगे, तुम थीम यहाँ पे ही बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे यूज स्टेट को सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लिया, यूज स्टेट स्निपेट किया, यहाँ पे लिखा थीम, और करंटली तुमने थीम की वैल्यू यहाँ पे तुम टी को कैपिटल कर दो, और यहाँ पे तुमने थीम की वैल्यू अभी के लिए दे दी है लाइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे वैल्यू में क्या पास करेंगे, हम वैल्यू में यहाँ पे हमारी थीम को पास करेंगे, और तुम चाहो तो सेट थीम को भी पास कर सकते हो, मतलब अगर तुम चाहो कि कोई भी उसे चेंज कर पाए, तो तुम उसे भी पास कर देना, ठीक है। और इसको तुम एक एरे के फॉर्म में पास करना, ठीक है। अब देखो वो एरर चला गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने कॉन्टेक्स्ट को ये क्या हो गया, हाँ, हमने कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले तो क्रिएट किया, देन हमने उसे एक वेरिएबल, जो ये हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट डेटा था, उसमें स्टोर कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें उसे यूज करना था, मतलब प्रोवाइड करवाना था लोगों को, तो इसलिए हमें उसे स्टोर करवाना पड़ा, और हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे बाहर हम उसे यूज कर पाए। और यहाँ पे हमने डॉट प्रोवाइडर नाम की मेथड से प्रोवाइड करवाया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें आना है हमारी थीम, हमें नैवबार 2 में दिखाना है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे नैवबार 2 में आएंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो हमारी थीम और हमारा जो सेट थीम है उसको हमें मतलब यहाँ पे यूज करना है, तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे करो यूज कॉन्टेक्स्ट, ये इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है थीम कॉन्टेक्स्ट डेटा का, ठीक है। इसको एक हमने एरे के फॉर्म में पास किया था ना, तो यहाँ पे थीम कॉमा सेट थीम, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेरा कंसोल लॉग करके देखूं,
थीम को, तो यहाँ तुम्हें दिख रहा है लाइट, ठीक है। अब मैं इसको, मुझे कंसोल लॉक तो नहीं करना था, मुझे यहाँ पे शो करवाना था, तो यहाँ पे मैंने H4 बनाया और यहाँ पे मैं मेरे थीम को शो करवा पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये लाइट दिख रहा है, ठीक है तुम्हें। अब मुझे क्या करना है, लेट से हमें एक बटन क्रिएट करना है यहाँ पे, और बटन के क्लिक पे मैं इस थीम को लाइट से डार्क करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर, हाँ, ये जो हमारा कंपोनेंट्स है ना, इसी के अंदर एक कंपोनेंट बनाओ, बटन डॉट JSX, ठीक है। RAFCE करो, और यहाँ पे तुम क्या करो, सबसे पहले तो बटन को हटाओ, और यहाँ पे तुम्हें सचमुच का बटन बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे इस बटन पे लिखा है, समझ लो, चेंज थीम, ठीक है। अब बटन आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि app.jsx में तुम्हें उसे इंपोर्ट भी करना होता था, ठीक है। आ गया तुम्हारा बटन। तो बटन के ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगी, मैं एक फंक्शन चलाऊंगी जो कि थीम को सेट करेगा, ठीक है। तो अभी तो हमें थीम की वैल्यू क्या है वो पता नहीं है, तो वो पता करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि यूज कॉन्टेक्स्ट में ही हमने हमारी स्टेट डिफाइन की थी ना, तो अगर हमें चेंज भी करना होगा तो उसके लिए हमें इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। थीम डेटा कॉन्टेक्स्ट को हमने इंपोर्ट भी कर लिया, और यहाँ पे सेट थीम, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, कॉन्स्ट चेंज थीम नाम का, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये सेट थीम करेगा। अभी लाइट है तो हमें इसे डार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने L स्मॉल दिया था ना, तो यहाँ पे D को भी स्मॉल दे दो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑन क्लिक वाला इवेंट चलाओ, और यहाँ पे हमारे फंक्शन को कॉल कर लिया मैंने, ठीक है। तो देखो, जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये डार्क हो जा रहा है, ठीक है। एक काम करो, तुम्हें सच में यहाँ पे थीम अगर चेंज करना होगा तो ये जो तुम्हारी नैव बार थी ना, इसकी क्लास को तुम नैव ना देके इसका क्लास नेम दो तुम थीम, मतलब थीम की जो करंट वैल्यू है ना, ये वो बताएगी, ठीक है। और यहाँ पे तुम index.css में आओ, और ये जो कॉपी करो अगेन, और यहाँ पे क्या करो, ये डॉट नाम है ना, तो इसको, अगर लाइट है हमारी थीम, ठीक है, तो एरर क्या गया, थीम इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे थीम नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि नैव बार में भी तुम्हें वो यूज कॉन्टेक्स्ट को तो यूज करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना। ठीक है, अब सही होगा, ठीक है। index.css में, और अगर डार्क है तो इसका कलर बदल के तुम कुछ और कर देना, जैसे डार्क ब्लू में तो स्लेट ब्लू कर देना, ठीक है,
क्योंकि डार्क ब्लू में फिर ये चीजें दिखना भी बंद हो जाएंगी। अब ध्यान से देखना, ठीक है। मैं चेंज थीम पे दबाऊंगी, यहाँ पे लाइट से डार्क होगा और ये कलर भी चेंज होगा, ठीक है। हो गया, ये देखो डार्क भी हो गया और ये कलर भी चेंज हो गया। एक बार फिर से देखो, तो देखा तुमने, मतलब हमने क्या किया, बेसिकली थीम कॉन्टेक्स्ट में हमने हमारी थीम बनाई, ठीक है। उसको उसकी स्टेट हमने इनिशियली दी लाइट, और उसे अगर हमें चेंज करना है तो हमने, हमारे पास कितने कंपोनेंट थे, navbar डॉट jsx, nav2 डॉट jsx, बटन डॉट jsx, ठीक है। सब में हमने उस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लिया, ठीक है। और हम सबके थ्रू उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने थीम चेंज करने वाला पार्ट जो था वो हमारा बना लिया, ठीक है। और इससे हमने यूज कॉन्टेक्स्ट को भी अच्छे से समझ लिया। और ये तुमने देखा ऐप डॉट जेएसएक्स में हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया है देखा जाए तो। हमने सिर्फ हमारी नैव बार और बटन को इंपोर्ट किया है, और नैव बार में हमने हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट किया, और नैव टू में भी यूज कॉन्टेक्स्ट किया, और बटन में भी हमने यूज कॉन्टेक्स्ट किया। यहाँ से हम एक इवेंट चला रहे थे जिससे हम हमारी जो थीम थी उसको सेट कर पा रहे थे, ठीक है ना। और थीम कॉन्टेक्स्ट में हमने हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था उसको क्रिएट किया और उसको प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है ना। तो यही थी हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई। आई होप तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो ये जो हमारी वीडियो थी, ये हमारी रिएक्ट जे सीरीज की लास्ट वीडियो थी। तो इस सीरीज में हमने काफी कुछ सीखा, जैसे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट से शुरू किया था, और फिर हमने फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, देन प्रॉप्स को यूज करके प्रोजेक्ट बनाया, देन एक कार्ड प्रोजेक्ट बनाया था हमने। उसके बाद में हमने सीएसएस वगैरह देखा था, टेलविंड सीएसएस को कैसे यूज करते हैं वो देखा था। एक यूआई का प्रोजेक्ट बनाया था, फंक्शंस वगैरह समझे थे, देन हुक्स समझे थे हमने, उसमें यूज स्टेट यूज करके हमने काउंटर प्रोजेक्ट भी बनाया था, यूज स्टेट एडवांस भी हमने सीखा था, देन फॉर्म हैंडलिंग, टू वे बाइंडिंग, और नोट्स एप्लीकेशन एक हमने देखा था इन इस कंसेप्ट को यूज करके। देन हमने लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और एपीआई कॉलिंग जैसे कंसेप्ट्स भी सीखे थे। देन हमने यूज इफेक्ट हुक को कैसे यूज करना है वो देखा था, उसका यूज करके गैलरी प्रोजेक्ट भी बनाया था। देन हमने राउटिंग को काफी अच्छे से समझा था। हमने एडवांस राउटिंग जैसे कि नेस्टेड राउटर्स कैसे बनाते हैं, और डायनामिक राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, यूज नेविगेट कैसे यूज करना है, वो सब देखा था। फिर उसके बाद में आज हमने ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी समझा। तो काफी सारे कंसेप्ट हमने इस सीरीज में कवर किए। और अगर तुम्हें मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट में बताना। और अगर तुम कोई भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक भी करना, क्योंकि इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट विल हाईली मोटिवेट मी। और ये जो मतलब सारी हमारी जो लर्निंग्स थी, ये डोंट वरी, तुम्हें गिटहब पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वगैरह भी तुम्हें मतलब कवर करवाऊँ तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो ये थी हमारी रिएक्ट सीरीज की लास्ट वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।